अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन मज़े में होंगे। और जनाब हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 46, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं सैयदा तहसीन। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 46 की तरफ। इज्जतों का सौदा करने वालों के लिए राहें हमार नहीं की जाती, ना ऐसे कारनामों के बाद उनकी राहों में पलकें बिछाई जाती हैं, और ना ही उनकी गुमशुदगी पे उनके लिए सर तोड़ कोशिशें की जाती हैं। बल्कि ऐसे लोगों को दुनिया में ही नहीं बल्कि दुनिया से ही गुम कर देना चाहिए। और ऐसे लोगों की एहतशाम आगा की ज़िंदगी में तो बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने खुद को बेआबरू ना किया होता, बल्कि बचपन के तयशुदा रिश्ते का लिहाज रखते हुए मेरी वफ़ादार रहती, फिर अहमद आगा या कोई तुम्हें हाथ भी लगाता तो एहतशाम आगा उनकी सांसें छीन लेने से भी दुरेग नहीं करता, और तुम्हारे पीछे जाने की बजाय इस नए रिश्ते के रचाने पर आज तुम्हारा मुझे बन के खड़ा होता। फिर तुम जो सज़ा देती बस शौक़ कबूल करता। लेकिन तुम ये हक खो चुकी हो, क्योंकि तुमने बेवफाई की है, दगा दिया है मुझे। लिहाजा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है अब मेरी ज़िंदगी में। मेरे सारे हक अब मेरी शरीके सफ़र सारा सुल्तान के पास है। एहतशाम ने उसके बेजा हक जताने पर उसे उसकी औकात बताने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया था, बल्कि आखिरी जुमले पे सारा का हाथ थामे उसे बहुत कुछ बावर करवा गया था। आशा इस धुतकार पर उसे देखती रह गई, जबकि आंखें भी छलकने लगी थीं, जबकि सारा तो फरताए हैरत में डूबी हुई थी। अगर फिर भी आप लोग मुझे धुतकारना चाहते हैं तो बस इतना ही कहूँगी कि लावारिसों और यतीमों के साथ यही कुछ तो होता है। फिर आप कुछ नया क्या करेंगे? अगर आज नानो हयात होती तो उन्हें मेरा दर्द समझ आता कि मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी आप लोगों ने बेहिसाब इल्ज़ामात के साथ हमारे बनने वाले खूबसूरत बंधन को भी किसी और के नाम कर दिया। उसकी निगाहों और आखिरी बात का मरकज़ एहतशाम आगा था। तुम खुद अपने जुर्म का इकरार करके अब खुद को बेकसूर ज़ाहिर नहीं कर सकती। चली जाओ यहाँ से। मीजान ने जो कुछ सुना था उसके बाद निहायत तकलीफ़ में थी, और इसी तकलीफ़ में उसे फ़ैसला सुना चुकी थी। कहाँ जाऊँगी मैं? आप सबके सिवा कौन है मेरा इस जहाँ में? बेशक मुझे कत्ल कर दीजिए, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी, आशा ने सिसकते हुए कहा। लेकिन इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है अब, बीजान गुस्से में फुंकारी, क्योंकि आशा की वापसी और उसकी बातों से उन्हें बीता हुआ कल फिर से याद आ गया था। वो नहीं चाहती थी कि उनके रिश्ते की तरह आज सारा और एहतशाम के दरमियान आशा शराकतदारी के लिए खड़ी हो जाए। प्लीज़ शाम, मुझे अपने हाथों से मार दीजिए ताकि कुछ सुकून मेरे अंदर उतर जाए और मेरे दिल का बोझ कुछ कम हो जाए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर इस घर के किसी कोने में ही जगह दे दें प्लीज़, मुझे दरबदर होने से बचा लें। आशा अब एहतशाम के कदमों में बैठ चुकी थी और अपना दुपट्टा उतार कर उसके कदमों में रखे गोया छत ना छीनने की भीख मांग रही थी। एहतशाम ने उसे देखकर सबसे मुट्ठियाँ भींच लीं। ये क्या कर रही हो? एहतशाम उसका दुपट्टा कदमों में देखकर 2 कदम पीछे हटते हुए बोला। बेटा, हो सकता है कि आशा की गलती आप सबकी नज़र में नाकाबिले तलाफ़ी हो, लेकिन एक मौका तो देना चाहिए ना, क्योंकि जो हो गया है वो वापस नहीं आ सकता। खुदा भी तो हमारी कितनी ख़ताएँ माफ़ कर देता है। सुबह का भोला शाम को जब घर लौट आए तो उसे भोला नहीं कहते बेटा। इसने अपने तमाम जुर्मों का एतराफ़ कर लिया है, माफ़ी भी मांग रही है। अब अगर आप लोग इसी दरबदर की ठोकरों के लिए छोड़ देंगे तो जाने बाहर कितनी हवसज़दा निगाहें और लोगों का निशाना बनेगी, और फिर हम सब लोग इसके मुजरिम होंगे कि एक यतीम की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सके। इसने जो कुछ किया इसका फ़ैसला खुदा पे छोड़ते हुए उसे इस घर की छत दे दें, और हल यही है कि कोई रिश्ता देखकर या अहमद को ही ढूंढें कि वो कहाँ हैं, अब इससे उसकी शादी करवा दें। उससे अपना दुपट्टा मतलब इज्जत तुम्हारे कदमों में रखती है और इस छत के तले रहने की भीख मांग रही है। तो बेटा, तुम मर्द हो, मर्द को शुबा नहीं देता कि यूँ औरत की इज्जत को कदमों में रोंद कर गुजर जाए।
इस इज्जत पे तो मर्द भी अपना सर तस्लीम कर लेता है। मैं ऐसा सोचता हूँ, बाकी जो आप लोगों को बेहतर लगे। सुल्तान साहब जो लॉन्च में आते हुए ये सब मंजर देखने के साथ सब बातें भी सुन चुके थे, अब एहतशाम और बीजान से मुखातिब थे। जब से उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तब से वो सरमद साहब के साथ ऑफिस नहीं जा रहे थे। एहतशाम ने उसका दुपट्टा नीचे फर्श से उठाकर उसके सर पर रख दिया। इसी लम्हे सारा को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। मैं ज़ेबा को देख कर आती हूँ। उसके लिए वहाँ रुकना मुहाल था, इसलिए धीमी आवाज़ में बहाना बनाती वो किचन की तरफ चली गई। ठीक है, तुम फ़िलहाल अपने कमरे में रह सकती हो, आगे देखते हैं तुम्हारा क्या करना है, लेकिन तुम उस कमरे तक ही रहोगी। ज़ेबा तुम्हें खाना पहुँचा दिया करेगी। अब जाओ अपने कमरे में और ये फ़ाइल एहतशाम को दे आओ। बीजान ने सुल्तान साहब की बात पर गौर करते हुए उसे घर में रहने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन साथ वो फ़ाइल एहतशाम को देने को कहा ताकि एहतशाम मामले की जांच पड़ताल करे, क्या है वो सच भी कह रही थी या नहीं। अब उन्हें अहमद पर गुस्से के साथ साथ उसकी गुमशुदगी पर भी तशवीश होने लगी थी कि अगर आशा ठीक कह रही थी तो वो कहाँ गायब हो गया है। अब ताहिरा का वावेला भी बढ़ गया था जब बीबी जान ने अहमद को तलाश करने की जिम्मेदारी भी एहतशाम को ही सौंप दी थी। एहतशाम फिर से आशा को अपने रूबरू खड़े होते देखकर कतराता हुआ फ़ाइल उसके हाथ से लेता ऊपर अपने कमरे में आ गया था। पाशा ने मीना की बात पर गौर किया था और उसे मीना की तजवीज़ पसंद आई थी कि वो अहमद से हाथ मिलाकर अपने दुश्मन तक पहुंचेंगे। लिहाजा उसके खाना ना खाने से जिस्म में नकाहत का गलबा था और मुसलसल उसे ड्रग्स देने पे अब उसकी हालत दगरगू ही रहती थी। इसलिए उसकी गुज़िश्ता हालत में उसे लाने के लिए उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया था। उसे करीबी प्राइवेट अस्पताल में हॉस्पिटलाइज करवा दिया गया था और साथ ही डॉक्टर का मुंह पैसों से भर कर बंद करवाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन डॉक्टर नहीं बिका तो मजबूरन उन्हें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ा और गन पॉइंट और धमकियों के पेश नज़र वो उनका मुंह बंद करवाने में कामयाब हो गए थे कि ये खबर पुलिस तक ना पहुँचे, वरना उन्हें अपनी फैमिली से हाथ धोना पड़ेगा। और ऐसा ही हो रहा था। डॉक्टर आफाक सीनियर डॉक्टर खुद उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन बड़ी राहज़ारी से, स्मगलर गैंग का बंदा समझकर नहीं बल्कि एक आम पेशेंट की तरह, लेकिन फुल प्रोटोकॉल के साथ। ऐसे में मीना उसके पास थी जो हम वक्त उसके पास ही रहती और उसका ख्याल रखने में पेश थी कि वो चाहती थी अहमद जल्दी से ठीक हो जाए और उसको फिर से पहले दिन की तरह तंदुरुस्त और तवाना देख सके। और इसमें भी कुछ वक्त दरकार था, इसलिए उसे इंतज़ार करना था और उसका ख्याल रखना था, लेकिन दिल में मलाल भी रहता था कि एक दिन वो उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। इसलिए जब तक डॉक्टर राउंड पे नहीं आता था वो रात दिन अहमद के बेड पर उसके पहनों में उसके रूबरू बैठी उसे दीवानों की तरह तकती रहती थी। और जब आंखों पर नींद का गलबा तारी होता तो सामने पड़े सोफे पर कुछ देर सस्ता लेती। अहमद भी अपनी बिगड़ी हालत से कुछ पल जब बेहतर हालत में लौटता तो उस लड़की को यूं दीवाना वार देखता, लेकिन वो फ़िलहाल चिड़चिड़ी और बेचैन तबीयत का शिकार रहने लगा था। इसीलिए किसी एक नुक्ते पे ठीक से ध्यान देने और सोचने की कंडीशन में नहीं था। उसे ठीक होने तक वहीं रहना था मीना के साथ। सारा को पता था कि एहतशाम कमरे में ही है, इसलिए वो दोबारा ऊपर नहीं गई थी। एहतशाम कमरे में लैपटॉप और फाइलों में सर दिए छुट्टी के बावजूद घर पे भी अपने काम में मसरूफ़ रहा। दिन के खाने पे फिर एक साथ उन दोनों का आमना सामना हुआ था। बीजान और सबको सलाम करने के बाद वो लोग अपनी अपनी नशिस्त संभाल चुके थे। उन दोनों के वालिदैन ने बैठते ही उनके चेहरे पढ़ने की कोशिश की। जहाँ सुबह तो खासी रौनक थी, लेकिन अब ऐसा लगता था जैसे साफ लिखा हो कि ये शादी फ़कत बड़ों का फैसला था। उनकी रज़ा कहाँ शामिल थी इसमें। सारा की मामा उसकी उदास सूरत देखकर दिल महसूस कर रह गईं और दिल ही दिल में आशा और अहमद पर कुढ़ने लगी थीं, जिन्होंने आज सबको इस दहाने पर ला खड़ा किया था। बीजान जो कि अब आगा जान की निशिस्त पर दराज होती थीं, वो भी सब कुछ देखकर और समझ गई थीं कि सबके अंदर क्या चल रहा है इस वक्त। इसीलिए खाने के दौरान ही उन्होंने नया हुक्म जारी कर दिया था। एहतशाम और सारा, तुम दोनों तैयारी कर लो, कल तुम लोग हनीमून के लिए रवाना हो रहे हो। खाना खाते हुए
यकलख्त सारा का हाथ इस नए हुक्म को सुनते ही रुक गया था। उसने साथ वाली कुर्सी पर बैठे एहतशाम को देखा, जो उसके रुकते हाथ को भापते हुए उस पर ही निगाहें टिकाए हुए था। उसे सुबह नाश्ते पे एहतशाम से की गई हनीमून वाली बात याद आई तो नज़र चुरा गई, लेकिन अब उसका दिल कदरे बोझल था। सारा और एहतशाम क्या इरादा है, कहाँ जाना पसंद करेंगे? बीजान अब उन दोनों से ही मुखातिब थी। मैंने मरी में जो होटल का काम स्टार्ट करवाया था, उसकी कंस्ट्रक्शन का काम अभी जारी है। काफ़ी अरसे से चक्कर ही नहीं लगा। अफसर कई बार बुला चुका है कि एक बार आकर देख लूँ, वक्त ही नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि वहीं घूम कर आते हैं, इसी बहाने मैं अपना काम भी देख लूँगा। यहाँ तो वैसे भी अब मेरे बिज़नेस को सिमी देख रहा है। एहतशाम को वाकई वहाँ काम भी था। दूसरा, सारा की सुबह की गई ख्वाहिश भी तो उसे याद थी, इसलिए सारा को खामोश पाकर उसने ही इजहार ख्याल कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है सारा बेटी, तुम पैकिंग कर लो, कल की फ़्लाइट से इस्लामाबाद के लिए निकल जाना। रात को खुर्शीद बुआ के घर स्टे करना और चाहो तो अगले दिन मरी के लिए रवाना हो जाना। खुर्शीद बुआ का नाम सुनकर सारा की स्लाइस की बाइट हलक में ही अटक कर रह गई। यहाँ सारा थी तो वहाँ खुर्शीद बुआ की पोती सजल थी, जो आका जान की वफ़ात पे जितने दिन रुकी थी, आहें भर कर एहतशाम को ही देखती रहती थी। फिर सारा को ये बात कहाँ गवारा थी कि वो खुद अपने शौहर को उसके घर में ले जाए। सारा ने तो इस नए फरमान पर नाशे से हाथ ही खींच लिया था। नाशे से फारिग होकर वो दोनों फिर से अपने कमरे में मौजूद थे, क्योंकि बीजान के हुक्म अदूली भला कौन कर सकता था। पूछ सकता हूँ मूड क्यों ऑफ है आपका? एहतशाम ने सारा के तेवर देखते हुए कदरे मोहब्बत भरे अंदाज में पूछा था। ये बात आप अपने दिल से क्यों नहीं पूछते? सारा ने हनूस मुँह बसोरे हुए कहा। पूछ तो लूँ, मगर उसके पास आपकी तरह ऊटपटांग हरकतों और बातों का जवाब नहीं है, जो आपके पास होगा यकीनन। यहाँ आए मेरे पास। एहतशाम ने सोफ़े पे हाथ रखते हुए उसे अपने पास बुलाया था। अमूमन लोग जब आपस में कोई भी ताल्लुक़ कायम करते हैं तो आपसे तुम की तरफ आते हैं, लेकिन एहतशाम साहब का मामला उलट था। वो अब इस नए ताल्लुक़ बनने के बाद तुम से आपकी तरफ आ गए थे। वो इसे इस कदर इज़्ज़त बख्श कर यही बताना चाहता था कि वो किस कदर मोतबर और ख़ास है उसके लिए, लेकिन सारा तो उसे लेकर अंधी पॉजिटिवनेस का शिकार हो चुकी थी, जो उसे तो नहीं देख रही थी, बाकी उससे मुल्हक खदशात और डर को दिल में बिठाए उनके मुताल्लिक बेजा सोचती जा रही थी। मुझे वहाँ नहीं जाना, उसने एहतशाम की बात पर अमल करने की बजाय वहीं बेड पर बैठते हुए कहा। क्यों, कहीं और जाना चाहती हैं? एहतशाम खुद चलकर उसके पास आ गया था। अब जब उससे इकरार कर चुका था तो फिर ये दुनिया हमारे लिखने का तो जवाज़ ही नहीं बनता था। आपके साथ नहीं जाना मुझे कहीं भी, सारा ने सीने पे बाजू बांधे हुए बिना उसकी तरफ देखे कहा। लेकिन हनीमून के लिए तो जाहिर है आपको मेरे साथ ही जाना पड़ेगा ना। एहतशाम ने सीने पर बंधे उसके बाजू को खींचे उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा। आपने तो कहा था ये बस एक समझौते की शादी होगी, फिर ये सब क्या है? सारा ने मज़ाहमत करते हुए अपना हाथ खींचा, लेकिन उसका सर्द हाथ एहतशाम के पुरहिद्दत हाथों के दरमियान से आज़ाद ना हो सका। हुआ क्या है, कुछ बताएंगी मुझे? अब जब हमारे दरमियान सब कुछ ठीक है तो फिर ये बातें याद करने का क्या मकसद है? एहतशाम ने भी यकीनी से उसे देखते हुए पूछा। ये कोई हनीमून नहीं, बल्कि ये आपका बिज़नेस टूर है ना। बस फिर आपके बिज़नेस टूर पे मेरा साथ जाना क्यों ज़रूरी है, जान सकती हूँ? सारा ने अजनबी लहजा अपनाते हुए उल्टा सवाल दागा। सारा, मैंने आपसे साथ चलने के लिए नहीं कहा, ये भी जान का हुक्म है, आप जानती हैं। एहतशाम के हाथों की गिरफ्त एक बार फिर से उसके अजनबी लहजे पे उसके हाथ पर कमज़ोर पड़ गई थी। उसे सारा की बात से रंज पहुंचा था, जब ही उसने ज़ाती ख्वाहिश का इजहार करने से गुरेज किया था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ चलें, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। जब मुझे कबूल नहीं कर सकते तो साथ साथ क्यों लिए फिरते हैं? आपका दिल अब भी आशा के लिए धड़कता होगा, लेकिन मैं भी इंसान हूँ एहतशाम। वो अभी तक एक ही रट लगाए बैठी थी, ना जाने की। ऊपर से आशा का नाम लेकर एक बार फिर वो एहतशाम का मूड ख़राब कर गई थी। सारा, प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैं आपसे बारहा कह चुका हूँ कि अब उसका नाम मेरे सामने मत लिया करें। एहतशाम मुठ्ठियाँ भेजे वहाँ से उठ खड़ा हुआ।
اس کی گود میں رکھا سارا کا ہاتھ اٹھتے ہی لڑکا، لیکن اس نے متعجب نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جس کے ارمانوں کا قتل کرنے میں آج کل وہ پیش تھی۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے بنا کوئی فیصلہ کیے، یا آج بھی آپ کے اختیار میں کچھ نہیں۔ احتشام تو وہاں سے باہر جانے کو تھا۔ سارا سرت سے اٹھتی تن کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور جواب طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو ٹھیک ہے، نہیں جائیں گے۔ میں انتظار کروں گا جب تک آپ خود آمادہ نہیں ہو جاتی۔ اور کچھ؟ احتشام نے آج صبح ہی تو اس سے پیمان کیا تھا کہ وہ کوشش کرے گا کہ اس پر غصہ نہ کرے۔ جب ہی وہ تحمل سے کام لیتے ہوئے اس کی ہر بات کو سہ گیا اور اس کے چہرے پہ نگاہ پڑتے ہی خود کو نارمل کرتا مسکرانے لگا، ساتھ ہی اس کا رخسار سہلاتے ہوئے بولا، جب ہمیں کوئی اچھا لگنے لگتا ہے نا، پھر اس کے لیے اتنا پوزیسو ہونا تو بنتا ہے۔ آپ کا قصور نہیں ہے اس میں، سمجھ سکتا ہوں۔ یہ بھی جانتا ہوں آشا کی واپسی نے آپ کو بے چین کر دیا ہے، لیکن ان وہموں کو جھٹک دیں اور تسلی رکھیں۔ میں فقط آپ ہی کا ہوں، آپ میری مانو بلی۔ احتشام نے اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے آنکھیں موندی۔ اس جہاں سے بیگانہ ہر شے، ہر سوچ سے وہ آزاد ہو گئی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی جمی پہ جمی ٹکائے ان لمحوں کو محسوس کر کے ہر بات بھلانے میں کوشاں تھے۔ لیکن کچھ چیزوں، کچھ باتوں سے آپ اتنی جلدی پیچھا نہیں چھڑوا سکتے، اور یہ وقت ظاہر کرتا ہے جب تقدیر پنے کھولتی چلی جاتی ہے۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انتظار کیجیے گا نئی ایپیسوڈ کا، جو بہت جلد ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔